हेलो एंड वेलकम टू शोध ज्ञान क्लासेस डियर लर्नर्स। आज डीएलएड तृतीय सेमेस्टर विषय शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार पर आधारित कुछ वन लाइनर महत्वपूर्ण प्रश्नों को सीखने का प्रयास करेंगे जो आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यदि हमारे चैनल को अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि परीक्षा से संबंधित हर एक अपडेट आपको प्राप्त होते रहें। आइए देखते हैं इसी क्रम में पहला प्रश्न। मूल्यांकन किन दो शब्दों से मिलकर बना है? मूल्यांकन दो शब्दों से मिलकर बना है, मूल्य और अंकन। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के कितने प्रकार होते हैं? मूल्यांकन के 3 प्रकार होते हैं, लिखित, मौखिक और साक्षात्कार। यहाँ मूल्यांकन के अन्य प्रकारों में योगात्मक एवं संरचनात्मक मूल्यांकन है जिसे मिचेल स्क्रीवेन ने बताया था। अर्थात मिचेल स्क्रीवेन के अनुसार मूल्यांकन 2 प्रकार के होते हैं जिसे योगात्मक एवं संरचनात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मापन के कितने स्तर होते हैं? मापन के 4 प्रमुख स्तर होते हैं, नामित, क्रमित, आंतरिक, आनुपातिक। मापन के स्तर को मापन मापनी के प्रकार भी कहा जाता है। यदि मापन मापनी के प्रकार पूछा जाए तब भी कहा जाएगा कि मापन मापनी के प्रकार 4 प्रकार के होते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मापन किस प्रकार की प्रक्रिया है? मापन नियमानुसार अंक प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का संबंध किससे होता है? मूल्यांकन का संबंध अभिगमन से होता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मापन के स्तर किसने बतलाए हैं? मापन के 4 स्तर एस स्टीवेंस महोदय ने बतलाए हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का क्षेत्र कैसा होता है? मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मानसिक मापन शब्द किसने प्रयोग किया? मानसिक मापन नामक शब्दावली का प्रयोग कैटल महोदय के द्वारा किया गया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मापन की कोई 2 विशेषता बताइए। मापन की 2 प्रमुख विशेषताओं में विश्वसनीयता एवं वैधता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, उद्देश्य केंद्रित शिक्षा किसका लक्ष्य है? उद्देश्य केंद्रित शिक्षा मूल्यांकन का लक्ष्य है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, चर कितने प्रकार के होते हैं? चर 2 प्रकार के होते हैं, मात्रात्मक एवं गुणात्मक चर। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मूल्यांकन में किसका अध्ययन किया जाता है? मूल्यांकन में शिक्षक एवं छात्र दोनों का ही अध्ययन किया जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मात्रात्मक चर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रात्मक चर 2 प्रकार के होते हैं, सतत एवं असतत चर। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, परिणात्मक मूल्यांकन होते हैं। परिणात्मक मूल्यांकन लिखित, मौखिक एवं प्रयोगात्मक होते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, गुणात्मक मूल्यांकन होते हैं। गुणात्मक मूल्यांकन में साक्षात्कार, निरीक्षण एवं प्रश्नावली को सम्मिलित किया जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सर्वांगीण विकास हेतु क्या आवश्यक है? सर्वांगीण विकास हेतु सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आवश्यक है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मापन द्वारा किन बातों की जांच की जाती है? मापन के द्वारा बालकों के रुचि, प्रकृति, चिंतन, कल्पना, प्रवृत्ति इत्यादि की बात की जाती है या जांच की जाती है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसी गुण या विशेषता को गणितीय इकाई में व्यक्त करना क्या कहलाता है? किसी गुण या विशेषता को गणितीय इकाई में व्यक्त करना मापन कहलाता है। मूल्यांकन प्रक्रिया के कितने अंग हैं? मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 अंग होते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया है? मूल्यांकन निर्णयात्मक प्रकार की प्रक्रिया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षा का उद्देश्य है। उपचारात्मक शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों की कमजोरियों में सुधार करना है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न वस्तुनिष्ठ होते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निबंधात्मक प्रश्नों में अंकों का प्रतिशत कितना होना चाहिए? 40% होना चाहिए। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, परीक्षण विधि के अंतर्गत मूल्यांकन की परिस्थितियां होती हैं।
परीक्षण विधि के अंतर्गत मूल्यांकन की परिस्थितियां अर्ध कृत्रिम तथा वास्तविक होती हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, दैनिक मूल्यांकन लाभदायक होता है? उत्तर है, बालकों को तात्कालिक शैक्षिक स्थिति का पता लगाने में दैनिक मूल्यांकन सहायक होता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मापन के कोई दो कार्य बताइए। मापन के दो प्रमुख कार्यों में निर्देशन एवं परामर्श है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किस परीक्षण में छात्र को सत्य एवं असत्य में उत्तर देना पड़ता है? सत्यासत्य परीक्षण में छात्रों को सत्य एवं असत्य के रूप में उत्तर देना पड़ता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सार्थक ज्ञान के लिए निदान एवं उपचार का पथ प्रशस्त करता है? सही उत्तर है, सतत मूल्यांकन करता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तु को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है? यह कथन किसका है? यह कथन स्टीवेंसन महोदय का है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अध्यापक निर्मित परीक्षण की विशेषता है? किसी प्रकार के मानक का होना अनिवार्य नहीं है। अर्थात अध्यापक निर्मित परीक्षण को हम अप्रमापीकृत परीक्षण के नाम से भी जानते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के मानक का विशेष ध्यान नहीं रखा जाता है और इसमें विश्वसनीयता एवं वैधता का गुण भी 100% नहीं पाया जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मूल्यांकन की क्रियात्मक पक्ष में सम्मिलित है? मूल्यांकन के क्रियात्मक पक्ष में समायोजन सम्मिलित है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सतत मूल्यांकन का क्षेत्र होता है? सतत मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, जिसके द्वारा व्यक्ति की विभिन्न योग्यताओं का मापन, उसके दायित्व या विषयों का अध्ययन किया जाता है, वह क्या कहलाता है? वह मूल्यांकन कहलाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मूल्यांकन की प्रशासनिक आवश्यकता किस कारण से होती है? मूल्यांकन की प्रशासनिक आवश्यकता शैक्षणिक स्तर की जांच करने के लिए आवश्यक है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसके अनुसार शैक्षणिक मूल्यांकन की प्रक्रिया चतुर्मुखी है? डॉक्टर पटेल के अनुसार शैक्षणिक मूल्यांकन की प्रक्रिया चतुर्मुखी है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के क्षेत्र में छात्र के व्यक्तित्व के कौन कौन से अंग आते हैं? मूल्यांकन के क्षेत्र में छात्र के व्यक्तित्व के ज्ञान, कुशलताएं, रुचियां, योग्यताएं, बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिरुचियां इत्यादि आते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष क्या होता है? मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष स्वाभाविकरण करना होता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मापन मूल्यांकन का वह भाग है जो बालक की शैक्षणिक योग्यता को प्रतिशत में अंकों में प्रदर्शित करता है, क्या कहलाता है? सही उत्तर है, शैक्षणिक मापन कहलाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, एक अच्छे परीक्षण का मुख्य गुण क्या होता है? एक अच्छे परीक्षण का मुख्य गुण संप्रयोजन एवं उद्देश्यपूर्ण होता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, छात्रों के शैक्षणिक कौशल की जांच प्रतिमाह या तिथिवार करना क्या कहलाता है? छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि का यदि हम प्रतिमाह, तिथिवार यदि हम आकलन कर रहे हैं तो उसे हम सतत मूल्यांकन के नाम से जानते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सतत मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया होती है? सतत मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निरंतर मूल्यांकन योजना किसे कहते हैं? सतत मूल्यांकन को निरंतर मूल्यांकन योजना भी कहा जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सतत मूल्यांकन की विधियों का नाम बताइए। सतत मूल्यांकन की विधियों में मासिक परीक्षा, सेमेस्टर परीक्षा, सत्र परीक्षा, साप्ताहिक परीक्षा भी होता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के भाव को ग्रहण करने की योग्यता है? किसी वस्तु के भाव को ग्रहण करने की योग्यता बोध कहलाती है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की कोई एक विशेषता बताइए। वस्तुनिष्ठ परीक्षण में ऐसे प्रश्न होते हैं जिनकी उत्तर निश्चित होते हैं और वह संक्षिप्त होते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, उत्तम परीक्षण की विशेषता होती है। उत्तम परीक्षण की विशेषता वैधता एवं विश्वसनीयता होती है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, जब परीक्षण
करने से बार बार एक जैसा ही परिणाम आए तो उसे क्या कहते हैं? जब परीक्षण करने से यदि हर बार समान रिजल्ट आए तो उसे हम विश्वसनीयता के नाम से जानते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, औसत बुद्धि स्तर के छात्र की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? औसत बुद्धि स्तर के छात्र की बुद्धि लब्धि अर्थात बालक के औसत बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य होता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कक्षागत समस्या का समाधान किसके द्वारा किया जाता है? कक्षागत समस्या का समाधान क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा किया जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषताओं में विश्वसनीयता, वैधता एवं वस्तुनिष्ठता को सम्मिलित किया जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मूल्यांकन द्वारा पता चलता है। मूल्यांकन के द्वारा छात्र के व्यवहार परिवर्तन का पता चलता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विकासात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। विकासात्मक प्रश्न प्रस्तुतिकरण में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मूल्यांकन की प्रक्रिया छात्रों को क्या देती है? मूल्यांकन की प्रक्रिया छात्रों को श्रेष्ठ कार्य करने की प्रेरणा देती है, उनकी कमियों को बताकर सुधार करने की सलाह देती है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निबंधात्मक परीक्षा की विशेषता होती है। निबंधात्मक परीक्षा की विशेषता उपयोगिता होती है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मूल्यांकन की प्रक्रिया की व्यापकता विद्यार्थियों के समस्त व्यक्तित्व पर अपने प्रसार का उल्लेख करती है, ना कि केवल उसकी बौद्धिक उपलब्धि का। यह कथन किसका है? यह कथन रैमर्स गेज का है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निरीक्षण आंख द्वारा विचार पूर्वक किया गया अध्ययन है। किसका कथन है? यह कथन युंग महोदय का है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, परीक्षण योग्यता, निष्पत्ति या उपलब्धि, रुचि आदि का मापन करने के लिए परीक्षा या प्रश्नावली या किसी प्रकार की मुक्ति या विधि है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? यह परिभाषा सीवी गुड महोदय के द्वारा दिया गया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रश्नों के कई प्रकार होते हैं। पौधों एवं जानवरों में 4 अंतर बताइए। यह किस प्रकार के प्रश्न का उदाहरण है? यह लघुत्तरीय प्रश्न का उदाहरण है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, एक चित्र के द्वारा डॉक्टर की रोगी का परीक्षण करते हुए दिखाया जा रहा है। यह कौन से प्रश्न का प्रकार है? यह चित्रात्मक प्रश्न है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, आलोचनात्मक चिंतन का अर्थ होता है। आलोचनात्मक चिंतन का अर्थ सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही होता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, आकलन मूल्यांकन की कौन सी प्रक्रिया है? आकलन मूल्यांकन की संक्षिप्त प्रक्रिया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मूल्यांकन शिक्षक एवं विद्यार्थी या शिक्षार्थी दोनों के लिए किस प्रकार का कार्य करता है? दोनों के लिए पुनर्वलन का कार्य करता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विद्यालय आधारित मूल्यांकन किस प्रकार का होता है? विद्यालय आधारित मूल्यांकन बहुआयामी होता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अधिगम में आकलन किसके लिए आवश्यक होता है? अधिगम में आकलन प्रेरणा के लिए आवश्यक होता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? सही उत्तर है निदानात्मक परीक्षण के द्वारा किया जा सकता है। शोध ज्ञान क्लासेस को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।